गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और जो टॉपिक इस समय चल रहा है वो यूपी सी टेट, यूपी टेट, सी टेट, या फिर आप सुपर टेट दे रहे हो, तो जो भी मनोविज्ञान से संबंधित है उनके लिए भी यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग जीन पियाजे को पढ़ रहे हैं। जीन पियाजे की कल की डेट में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हम लोगों ने कल एडॉप्टेशन, अनुकूलन के बारे में पता कर लिया था। आत्मसात्करण क्या होता है उसके बारे में पता कर लिया। उसी के आगे आज हम लोग जो जीन पियाजे की 4 बौद्धिक विकास की अवस्थाएं हैं, उन 4 अवस्थाओं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जीन पियाजे की। इसके बाद कॉग्निटिव, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? इनकी थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये याद रखिए। डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी इन्होंने। क्या किया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। याद रखिएगा ये सब। इसको बोलते हैं क्या? संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। ठीक, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। इनके स्टेजेस की बात हम लोग कर रहे थे कल। स्टेजेस की बात करेंगे तो इनके 4 स्टेजेस है। कौन कौन से 4 स्टेज है? पहले नंबर एक पर संवेगात्मक है। सेकेंडरी, संवेगात्मक है आपका। संवेगात्मक अवस्था को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर, ठीक, सेंसरी मोटर स्टेज होता है। इसको नोट डाउन करेंगे हम लोग। दूसरे नंबर पे आप क्या होता है? दूसरे नंबर में हमने क्या बताया था आपको? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज। म्यूट कर लो, स्क्रीन हट जा रही है। क्या हो गया? क्या बोल रहे? ठीक, दूसरी अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है आपकी। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है आपकी, प्री ऑपरेशनल है आपका। फिर तीसरे की बात करेंगे। तीसरे नंबर पे आपकी आती है मूर्त आपकी आती, मूर्त संक्रिया अवस्था आती है। मूर्त संक्रिया अवस्था आती है। मूर्त संक्रिया अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका कंक्रीट। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, ठीक है। और चौथा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चौथे नंबर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? औपचारिक संक्रिया अवस्था। औपचारिक संक्रिया अवस्था होती है, इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है आपका, ठीक है ना। ये बात करी थी। इसके टाइप्स हम लोग, मतलब इसकी जो है 4 अवस्थाएं हैं, उन 4 अवस्थाओं के नाम हम लोगों ने जान लिए थे। इनकी जो है एज क्या है? एज, ये जन्म से 2 वर्ष तक चलता है यहाँ पर, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष तक चलता है पहला। सेंसरी मोटर स्टेज की बात करेंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो ये जन्म 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के लिए चलता है आपका, ठीक है। मूर्त संक्रिया की बात करेंगे। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है कितने भागों में डिवाइड है आपका? सॉरी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था क्या हो जाएगी आपकी? 7 से 11 वर्ष।
कहीं कहीं 12 मिलती है, आपको याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 11/12 से 15 वर्ष तक मिलता है हम लोगों को पढ़ने को। ठीक है, ये होता है। फिर इसके बाद इसमें जो की पॉइंट है, की पॉइंट मैंने कल बताया था आपको, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, इसमें वस्तु स्थायित्व की बात आती है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है इसमें, और वस्तु स्थायित्व जिसको बोलते हैं। वस्तु स्थायित्व आता है। फिर या इसका क्या आता है, दूसरे जो आता है आपका आता है ट्रांसडक्टिव, ट्रांसडक्टिव। ठीक है, ट्रांसडक्टिव आता है। तार्किकता, अंतर करने की तार्किकता आ जाती है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी आती है आपकी। रिवर्सिबिलिटी को बोलते हैं परिवर्तित या विलोमिता। विलोमिता होती है, अभी बताएंगे सब की क्या होता है। अभी इसके मेन की पॉइंट्स है, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे, तब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद करेंगे औपचारिक संक्रिया में। औपचारिक संक्रिया में आपका क्या आ जाएगा, औपचारिक संख्या में ये आपका आएगा, औपचारिक संख्या में कंसेप्ट फॉर्मेशन आएगा आपका। ठीक है, कंसेप्ट फॉर्मेशन आएगा आपका। ठीक, कंसेप्ट फॉर्मेशन आपका आएगा। तो ये आपके चारों पॉइंट हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं चीजें पूछी जाती हैं। इसी को औपचारिक संक्रिया को हम लोग कहीं कहीं अमूर्त अमूर्त संक्रिया अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमूर्त, अमूर्त बोलते हैं। ठीक है, इसको जो औपचारिक को कभी कभी अमूर्त भी बोला जाता है। अब बात करते हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, वन बाय वन हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका क्या आएगा उसको हम देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज की बात करेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज जो है, ये जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पहली अवस्था होती है। इसमें जो है बालक जन्म से 2 वर्ष तक की क्रियाएं करता है, जिसमें बालक किसी भी चीज को देखने में समझ, किसी भी चीज को देखता है, देखने के बाद उसको पकड़ना, चूसना, तो उसका पूरा का केंद्र बिंदु जो होता है उसका फेस रहता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, चीजों को अपनी क्षमताओं के आधार पर जो है धीरे धीरे रिफ्लेक्सिव एक्शन आ जाता है। मतलब उसके अंदर कोई, जैसे मान लो खिलौना है, खिलौने को देखकर वो दौड़ेगा, उसको देखकर पकड़ेगा, उसको कहीं पर फेंक दो तो उसको लेने के लिए चलेगा। तो वहां पर उसके मन में वस्तुओं के प्रति प्रेम ज्यादा होता है। तो इसीलिए इसको वस्तु स्थायित्व वाली चीजें बोली गई है इसमें। ठीक है, इसमें लगभग 1.5 वर्ष की आयु में वो बालक जो है कुछ भी काम करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देता है। क्लियर, प्रारंभ कर देता है। कल हम लोगों ने इतनी पढ़ी थी, कल हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था ना। इसके बाद फिर हम लोगों ने कल क्या देखा था, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें इतनी चीजें पढ़ चुके। फिर इसके बाद इसमें तो ये हो गया। तो इसमें वस्तु स्थायित्व का मतलब हुआ कि बालक का केंद्र बिंदु क्या होता है, उसका फेस होता है। दूसरी चीज, वो छोटा बालक जो है किसी भी विषय वस्तु को पकड़ता है, कोई भी सामान या खिलौना, तो उसको वो हैबिट हो जाती है, जब उसको वो सामान फेंको तो लेने के लिए उसको जाता है या उसको देखकर खुश होता है। तो ऐसी चीजें जो वस्तु स्थायित्व की ओर आती है, जो कि संवेदी गामक या सेंसरी मोटर स्टेज पे होता है। फिर आपका आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को इन्होंने 2 भागों में डिवाइडेशन किया है। प्री ऑपरेशनल को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक आपका क्या है, प्री और प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है, और दूसरा इनिशिएटिव है आपका। लिखिए प्री कॉन्सेप्चुअल, प्री कॉन्सेप्चुअल है, और दूसरा आपका है इंट्यूटिव।
ठीक, इंटीट्यूव है आपका। इंटीट्यूव में क्या होता है आपका, देखते हैं, दोनों को हिंदी में भी जान लेंगे। प्री कॉन्सेप्चुअल को हम लोग बोलते हैं पूर्व प्रत्यात्मक काल, पूर्व पूर्व प्रत्यात्मक, पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है ये आपका। ठीक, इंटीट्यूव को हम लोग क्या बोलते हैं, आंत प्रज्ञ काल, आंत प्रज्ञ काल। ठीक, आंत प्रज्ञ काल होता है। ठीक है, इसकी अवस्था क्या होती है, ये 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलता है, ये 4 से 7 वर्ष तक चलता है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये चीजें होती है। अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी भी बालक में किसी भी चीज में कहता है कि यह लगभग जो है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक चलता है। इसमें संकेतात्मक कार्यों का जो है प्रभाव ज्यादा होता है, मतलब सिंबॉलिक फंक्शन इसमें ज्यादा होते हैं। इसको नोट पॉइंट करिएगा, यहाँ पर सिंबॉलिक, ठीक, ये लिखेंगे सिंबॉलिक, लिखिएगा सिंबॉलिक फंक्शंस। सिंबॉलिक फंक्शंस का मतलब हुआ कि यहाँ पर बालक जो होता है, जो अपने जन्म से जब 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था में आता है, तो वो जो है किसी भी चीज को संकेत के माध्यम से सीख जाता है। सब किसी भी बातों को समझने के लिए अगर उसको संकेत करो तो वो सीख जाता है। यहाँ पे भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ हो जाता है। लिख लेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में भाषा का प्रयोग करना बालक प्रारंभ कर देता है तथा संकेतों को समझना वो प्रारंभ कर देता है। इसको मुख्य रूप से 2 वर्गों या 2 भागों में बांटा गया है। एक प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है, दूसरा प्री ऑपरेशनल प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है, और दूसरा इंटीटिव स्टेज है आपका। ठीक है, तो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में क्या होता है, यह जन्म से ये 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था में चलता है। जबकि इंटीट्यूव जो है आंत प्रज्ञ काल है, ये कितने से कितने वर्ष तक चलता है, ये आपका 4 से 7 वर्ष तक के लिए चलता है इसमें। ठीक है ना, इसमें अब क्या होता है, अब देखिए पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में क्या होता है, इसमें वस्तु जो है परिवर्तन की अवस्था होती है। क्या होता है, इसमें वस्तुओं के परिवर्तन की अवस्था होती है, जिसे खोज की अवस्था, इसको क्या कहा गया, इसको खोज की अवस्था कहा गया है। ठीक है, इसको कौन सी अवस्था कहा गया, लिखेंगे, लिखिएगा पूर्व प्रत्यात्मक काल को खोज की अवस्था कहा गया है, एक्सप्लोरेशन। ठीक, खोज की अवस्था, ठीक है, वो पूर्व प्रत्यात्मक काल को खोज की अवस्था कहा गया है। इसमें क्या होता है, खोज की अवस्था क्यों कहा गया है, क्योंकि बालक जब 2 से 4 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसके सामने कोई भी काम हो रहा होता है ना, कि क्या है और कैसे होता है, ये क्या है, कैसे है, क्यों है, तमाम तरीके के प्रश्न जो है वो पूछना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर खोज की भावना शुरू हो जाती है। अगर आप उसको कहो नहीं ऐसे नहीं होता है, तो कहता है नहीं आप बताइए किस तरीके होता है। ठीक है, तो वहां पर किसी भी बात को करने से पहले वो अनेक तरीके के प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना, क्लियर यहाँ पर, यहाँ तक बताइए आप सब लोग। जी सर। ठीक, अब इसमें क्या होता है, अब जो बालक जो होता है, अब इसी के अंदर वो क्या करता है, धीरे धीरे अब जैसे उसके घर में माता पिता है तो अपने पिता के या बड़े भाई के जैसे जो है वो जो है किताबें पढ़ना या अखबार पढ़ने का काम करेंगे। या लड़की है तो अपने उसकी मदर जो है खाना पकाती है, वो भी खाना बनाने का जो है वैसे ही काम करती है देख कर उनको। ठीक है ना, तो ये होता है इसमें। इसमें क्या कहते हैं, कुल मिला कह सकते हैं अनुकरण की भाव, बालक जो है अनुकरण करना शुरू कर देता है। क्या करता है, अनुकरण करना शुरू कर देता है आपका। क्लियर यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर जो आंत प्रज्ञ काल है, यहाँ पर किसी भी चीज को जैसे उसमें किसी भी चीज को ये जो है धीरे धीरे सीख जाते हैं काम करना। ठीक, इसमें क्या होता है, ये समझ में आ गया। पहले पहले ये बताइए पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है ये समझ में आया कि नहीं आया। जी सर, आ गया। बोले,
यहाँ तक ये समझ में आ गया पूर्व प्रत्यात्मक काल? जी जी सर, आ गए। ठीक है। अब बात करते हैं आंत प्रज्ञ काल की। आंत प्रज्ञ काल क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आंत प्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष तक में चलता है। ठीक है, इसी की अवस्था में इसमें क्या होता है, जीन पियाजे ने इसके अंदर बताया, इसमें तार्किक विचार प्रक्रिया होती है। क्या होती है? तार्किक विचार प्रक्रिया होती है। तार्किक विचार प्रक्रिया प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि बालक से कहा गया कि मान लो ये 2 छड़ी हैं। क्या कहा गया कि ये 2 छड़ी हैं, तो उससे पूछा गया कि ये 2 छड़ी कैसी हैं, तो वो कहता है दोनों समान है। लेकिन फिर धीरे से उसको जो है क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब पूछा गया कौन सी बड़ी छड़ी, कौन सी छड़ी जो है बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो उसने कहा ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चीजों को समझने की जानकारी तो आ गई, मतलब अंतर करना तो आ गया, लेकिन सही से वो अंतर कर नहीं पाया है। ठीक है, सही से वो अंतर कर नहीं पाया। इसमें क्या होता है, तार्किक विचार की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इसमें किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है कि एक समान लंबाई की 2 छड़ी एक दूसरे के समांतर पैरेलल रखी गई। ठीक है, फिर 4 वर्ष के बालक से पूछा जाता है कि कौन सी छड़ी अधिक लंबी है, तो वह बालक उत्तर देगा कि दोनों छड़ी बराबर है। लेकिन अब यदि वह बालक के देखते हुए ही उनमें से एक छड़ी को कुछ आगे खिसका दिया जाए, तो वह प्रश्न फिर से उनसे पूछेंगे, तो अधिकतर बालक उनमें कहेंगे एक छड़ी जो है दूसरे से लंबी बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, ये आंत प्रज्ञ काल में आता है। कहते हैं छड़ी की लंबाई के संबंध में जो बालकों के द्वारा दिए जाने वाले उत्तर है, उसको हम आंत प्रज्ञ काल की अवस्था के बारे में बताते हैं। ठीक है ना। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि इरिवर्सिबिलिटी की अवधारणा कहां पर मिलती है, तो याद रखिएगा इसी में इरिवर्सिबिलिटी की अवधारणा मिलती है। ठीक, इरिवर्सिबिलिटी की, इसको विलोमिता बोलते, इसको अविलोमिता बोलते हैं। अविलोमिता और अविलोमिता का मतलब होता है, जैसे मान लो यहां पर बताते हैं, जैसे मान लो ये एक फ्लास्क है। ठीक, अब इसमें जो है आधे फ्लास्क दिख रहा है, ये फ्लास्क में अब मान लो आधे फ्लास्क में पानी भरा है। ठीक, ये फ्लास्क का पानी भरा, अब यही पानी जो है एक गिलास में जो है इसको कर दिया जाए। ठीक, अब इसी पानी को उड़ेल कर इसमें रख दिया जाए। अब बालक से पूछा जाए कि यहाँ पर कि बताओ इसमें क्या दोनों में जो है पानी बराबर है कि अलग अलग है। यदि वो बता ले गया कि चाहे पानी इसमें रखिए चाहे पानी इसमें रखिए, दोनों पानी जो है एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है, जब ये दोनों की बात बता देगा तो वो आ जाएगा रिवर्सिबिलिटी में, मूर्त संक्रिय अवस्था में। लेकिन कहा जाए अगर कोई बालक ये कहे कि नहीं इसमें पानी ज्यादा आता है, इसमें पानी कम आता है, या इसमें पानी ज्यादा आता है इसमें पानी कम आता है, तो वो कौन सी अवस्था में जाएगी, वो आंत प्रज्ञ काल की अवस्था में जाएगी, जिसको इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जब कभी रिवर्सिबिलिटी आएगी तो आप बताएंगे कौन सा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाएगा। लेकिन इरिवर्सिबिलिटी जब आएगी तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, आपका इसमें आपका आंत प्रज्ञ काल में इंट्यूटिव स्टेज की बात करते हैं। क्लियर है पॉइंट, बताओ। जी सर। ठीक, अब इसी में एक आता है कि आंत प्रज्ञ काल की जो लास्ट स्टेज होती है, जो 7 वर्ष, जब उसका मतलब 6 से 7 वर्ष के बीच में जो होता है, जब उसका आंत प्रज्ञ काल की समाप्ति होती है, 7वां वर्ष जैसे ही समाप्त होने वाला होता है, तब इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन की आती है, संरक्षण के सिद्धांत आता है। इसमें क्या आता है, संरक्षण का सिद्धांत आता है। इसी में लिख लीजिएगा, लिखिएगा इसमें संरक्षण का सिद्धांत, इसी के अंदर संरक्षण का सिद्धांत।
ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने या उस वस्तु के हिस्से में या टुकड़ों में अलग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि जैसा मैंने एग्जांपल बताया कि एक फ्लास्क है चौड़े कलर का, चौड़े रूप में, उसमें पानी भरा है, मान लो आधा लीटर पानी भरा है। अब वही पानी जो है एक ग्लास में भर दिया जाए। जब कभी ऐसी चीजें कंडीशन होती हैं तो इन दोनों में आप क्या कहते हैं, इन दोनों की क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। और जब यह बालक जानने लगता है तो इसी को संरक्षण की अवस्था कहा गया है। ठीक है ना? जैसे इसमें भार है, आयतन है, संख्या है, तो इन सबको संरक्षण के अंतर्गत रखा गया है। समझ में आ रहा है ये? बताइए संरक्षण। ठीक, अब इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें बालक खेल खेल के माध्यम से, अगर आपसे पूछा जाए, एक बालक जो है पोस्टमैन का खेल खेलता है, पुलिसमैन का खेल खेलता है, या अध्यापक डॉक्टर का खेल खेलता है, या वकील का खेल खेलता है, तो ऐसे छोटे छोटे जो खेल खेलते हैं वो जीन पियाजे ने किस अवस्था में रखा होगा, आप बता सकते हैं? इसका एग्जाम बताइए। सर मूर्त संक्रिया में ना। ये आंत प्रज्ञकाल की अवस्था में रखे होंगे। 4 से 7 वर्ष की अवस्था में देखिए पुलिस खेलते हैं, चोर सिपाही खेलते हैं, डॉक्टर वाला खेलते हैं, वकील वाला खेलते हैं। मैंने बताया ना, ये जो है इरिवर्सिबिलिटी की बात होती है। इसमें जो है वो जो है उसमें दोनों में अंतर नहीं कर पाते। पुलिस वाला जैसे खेल खेल रहे हैं या आप डॉक्टर वाला खेल खेल रहे हैं, तो ये आंत प्रज्ञकाल के अंतर्गत ही आएगा, ये मूर्त संक्रिया में नहीं आएगा आपका। क्लियर? ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। जब बालक जो है कोई खेल खेलते हैं, जैसे पोस्टमैन का खेल, अध्यापक का खेल, चोर पुलिस का खेल, डॉक्टर का खेल, ऐसी सामाजिक भूमिकाओं के या सामाजिक रूप को लेकर वो जब खेलते हैं, तब वो जो है किस अवस्था में जाता है? तब वो पूर्व संक्रिया अवस्था में जाता है, जिससे बौद्धिक संरचनाएं जो है विकसित धीरे धीरे विकास की अवस्था में होती है। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? इतने पॉइंट चले आए हम लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें मूर्त संक्रिय अवस्था, इसकी जगह खाली कर लें हम लोग। इसकी बात करते हैं मूर्त संक्रिय अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। तो ये मूर्त संक्रिय अवस्था कब से कब तक चलती है? तो लगभग 7 से 12 या 11 वर्ष तक चलती है। ठीक है ना? इस अवस्था में जो है पूर्व संक्रिय अवस्था जो होती है ना, ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो होता है, उसमें अतार्किक जो चिंतन थे, जो है संक्रिय अवस्था के विचार थे, उसमें छोटे छोटे बालक जो है इरिवर्सिबिलिटी जो थी, इरिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी में आ गई। अब क्या करेगा बालक? जो है वस्तुओं में अंतर करना जान जाएगा। उसमें किसी एक, मान लो इसका एक एग्जाम्पल कहते हैं कि मिलता है किताबों में पढ़ने को, कि एक मिट्टी का गोला होता है। मिट्टी का गोला ऐसे होता है, लंबा लंबा होता है। ठीक, मिट्टी का गोला। अब उसके जो है 4 भाग कर दिए गए। तो अब पूछा गया बालक से, बताओ दोनों की मात्रा समान है या अलग है? तो बालक यहाँ पर कहता है कि दोनों की मात्राएं समान है, लेकिन आकार में केवल परिवर्तन हो गया। जब वो चीजों में अंतर करना सीख जाता है, ठीक ना, वो जब चीजों में अंतर करना सीख जाता है, तो वही आपका आता है। मतलब यहाँ पर आंत प्रज्ञकाल जो हम लोगों ने बताया था, उसमें उसकी थोड़ी सी समझ आ तो जाती है, लेकिन जब मूर्त संक्रिय अवस्था में जाते हैं, तो मूर्त संक्रिय अवस्था में वो चीजों को सही से बताना शुरू कर देता है। ठीक है?
इसमें जो है रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, इसमें कंजर्वेशन आ जाता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि संरक्षण का सिद्धांत जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो आप यह संरक्षण सिद्धांत जो है बालक जो है संरक्षण के सिद्धांत को सीखना कब प्रारंभ करता है, तो आप बताएंगे आंत प्रज्ञकाल की अंतिम अवस्था में शुरू करता है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर पूछा जाए कि वो संरक्षण का सिद्धांत कब सीख जाता है, तो संरक्षण का सिद्धांत मूर्त संक्रिया अवस्था में सीख जाता है। तो अपनी कॉपी पेन में लिखेंगे संरक्षण के सिद्धांत को पूरी तरीके से जो है मूर्त संक्रिया अवस्था में सीख जाता है। अब बात आती है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा संरक्षण का सिद्धांत किसमें आएगा, तो संरक्षण का सिद्धांत इसमें आएगा। लेकिन संरक्षण सिद्धांत की प्राथमिक या पहली अवस्था किसमें देखी जाएगी, तो संरक्षण सिद्धांत की प्राथमिक या पहली अवस्था पूर्व संक्रिया अवस्था में जाएगी। यदि ये विकल्प नहीं दिया होगा तो मैंने जो बताया था आंत प्रज्ञकाल इंट्यूटिव स्टेज जो है उसके अंतर्गत ये जाएंगी आपकी। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? बताइए। हेलो हेलो। जी सर, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी, अब एक क्वेश्चन और आ जाए कि जैसे गणित है, गणित में संख्याओं का क्रम लगाना हो, ऑर्डर, उसका ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर संख्याओं में गुणा कर, यहाँ पर जो है गणित वाली चीजें जैसे सीख जाता है, छोटे नंबर लगाना, बड़े नंबर लगाना, तो ये सब चीजें यहाँ पर इसको यहाँ पर समझ में आ जाती है मूर्त संक्रिया अवस्था में, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में यहाँ पर जो है तार्किक समस्याओं पर भी चिंतन कर सकता है यहाँ पर इस अवस्था में। क्लियर? यहाँ पर कितने पॉइंट इसके अंतर्गत कि यहाँ रिवर्सिबिलिटी के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट था, संरक्षण का सिद्धांत जो था, कंजर्वेशन का, उस ये सब चीजें आती हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन अब जो आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर मूर्त का मतलब जो सामने दिखाई दी जाती हैं उनके बारे में वो सही तरीके से जानना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जिसको अमूर्त संक्रिया अवस्था भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, यह जो है संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अंतिम अवस्था होती है, जो कि लगभग 11 या 12 वर्ष से लगभग 15 वर्ष तक आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान जो है बालक जो है अमूर्त बातों के संबंध में चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेता है। अमूर्त बातें जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं उसके बारे में भी वो सोचना प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना। इस अवस्था के संबंध में इसमें कहता है कि इस अवस्था के दौरान जो है बालक जो है चिंतन करने की योग्यता हासिल करता है और मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग तार्किक चिंतन पर करना है। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर इसके अंदर आती है। क्या आती है? ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है ना, इसके अंदर क्या आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर आता है इसके अंतर्गत। लिखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, ठीक ना, समस्या समाधान व्यवहार, समस्या समाधान व्यवहार करने की योग्यता इसके अंतर्गत आ जाती है। इसमें क्या होता है, बालक जो है इसमें निष्कर्ष निकालना शुरू कर देता है, व्याख्या, किसी भी बात की व्याख्या करना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पर परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस, एक बार क्वेश्चन आया था कि ये एक क्वेश्चन आया था, दूसरा आया था कि परिकल्पना बनाना किस अवस्था में शुरू करता है, परिकल्पना, ठीक, परिकल्पना किस अवस्था में आता है, तो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कब बनाते हैं, किसी समस्या का संभावित समाधान कब बनाते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करते हैं। इसमें ट्रायल एंड एरर का प्रयोग, यह जो है बालकों का कार्य प्रयास एवं त्रुटि पर आधार आप पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ट्रायल एंड एरर की बात यहाँ पर नहीं करता ना, इस पर आधारित नहीं होता, याद रखिएगा, बल्कि उसके आगे की बातों को सोचता है। फिर बात आती है ट्रायल एंड एरर की बात कहां पर करेगा, तो ट्रायल एंड एरर की बात यहां पर करेगा आपका ना, लिख लीजिएगा, ट्रायल एंड एरर की बात यहां पर आप बालक करना शुरू कर देता है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बताइए, चारों अवस्थाएं आप सभी को समझ में आ गई? जी ठीक। जी अब सर। हाँ, इसके बाद अब इसमें और भी पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं जो इसके की पॉइंट होंगे। अब इसको साफ कर दें, फिर और भी पॉइंट हम ले चले आगे। ठीक, जेनेटिक इपेस्टोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक इपेस्टोलॉजी इनकी बुक था, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर इन्होंने अपनी बातों को रखा था। यहाँ पर लॉजी, ये वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर इन्होंने रखा था, ठीक है, इसके बारे में। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे स्कीमा के बारे में पढ़ेंगे। स्कीमा हम लोगों ने नहीं पढ़ा था ना। स्कीमा देखिए यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आया सभी से, लेकिन स्कीमा के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। स्कीमा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्कीमा क्या है? एक इंटरनल नॉलेज स्ट्रक्चर है, एक आंतरिक ज्ञान संरचना है। स्कीमा क्या है? एक इंटरनल, ठीक है, एक इंटरनल नॉलेज स्ट्रक्चर है आपका। ठीक, एक इंटरनल नॉलेज स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? आंतरिक ज्ञान संरचना। क्या बोलते हैं? एक आंतरिक ज्ञान। स्कीमा क्या होता है? हम लोग देखते हैं जब कभी हमारे सामने कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, तो नई इंफॉर्मेशन की तुलना में जो हमारा संज्ञानात्मक जो संरचना की जाती है, उसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। जैसे मान लो कोई हमारे सामने कोई चीज आती है, कोई व्यक्ति हमें कोई समझा रहा है या पढ़ा रहा है या बता रहा है कोई चीज, तो उसको जो है हम अपने माइंड में किस तरीके से फीड करते हैं, वो फीड करने की जो स्ट्रक्चर होता है, वही आपका स्कीमा कहलाता है। ठीक है ना? किसी ने आपको आपके किसी ने कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया, वो अपने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं, आपने उनके एग्जाम्पल को समझा, समझने के बाद आपने खुद से एक एग्जाम्पल सेट किया, क्रिएट किया, और उसके माध्यम से आपने अपने माइंड में कंसेप्ट को फ्रेम कर लिया, कंसेप्ट को बैठा लिया। तो यही आपका स्कीमा यही होता है। स्कीमा की डेफिनेशन यही होती है, जब कभी हम नई जानकारी को अपने दिमाग में जिन संरचनाओं के रूप में बैठाते हैं, वही आपका स्कीमा कहते हैं। कहते नहीं, जो जैसा होता है उसको दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। कोई व्यक्ति अगर शक करता है, तो उसका मतलब कि उस शक वाला है। कोई व्यक्ति निश्चल भाव से, तो निश्चल भाव वाला मतलब उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, वो झलक कर दिख कर बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? तो स्कीमा को क्या कहते हैं? स्कीमा को नई जानकारियों को समायोजित करने के लिए या संयुक्त करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्कीमा की डेफिनेशन अगर बोलेंगे, कहेंगे स्कीमा में बी कंबाइंड, एक्सटेंडेड और अल्टर्ड अकोमोडेट न्यू इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे नई इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट मींस क्या होता है आपका? अकोमोडेट को मैंने हिंदी में क्या बताया था? समायोजित करने के बारे में बताया ना। हाँ, अकोमोडेट में समायोजित करना, नए नए ज्ञान को समायोजित करने का काम करती है। यहाँ पे लिखिएगा, देखिए, अकोमोडेट न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक, नए ज्ञान का नए ज्ञान का समायोजन करना। जब हमारे सामने नए ज्ञान होती, समायोजन का मतलब जो वस्तु जैसी है उसको नहीं, बल्कि समायोजन की डेफिनेशन मैंने अभी पिछली क्लास में बताई थी आपको। समायोजन की जब कभी हमारे सामने कोई नई चीज आती है, तो नई चीजें को हम पुरानी चीजों के साथ जोड़ के उसमें सुधार करके अपने साथ उसको हम जोड़ लेते हैं, तो वही आपका क्या होता है? आपका अकोमोडेशन होता है। यहाँ पे कह रहा है कि नया ज्ञान जो आता है, उसमें हमारी काम की जो चीजें होती हैं उसमें संशोधन करके हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और खराब चीजों को हटा देते हैं। तो यही स्कीमा का काम करता है। स्कीमा की डेफिनेशन बताइए, समझ में आई कि नहीं आई? क्या उठाइए, लिखिए नई जानकारी की तुलना में
नई जानकारी की तुलना में वर्तमान नई जानकारी की तुलना में वर्तमान जो हम अपने मन मस्तिष्क में संरचना बनाते हैं उसे ही स्कीमा कहते हैं। उसको स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्कीमा को स्कीमा को नई जानकारी को नई जानकारी को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्कीमा को नई जानकारी को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वही अकोमोडेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसकी जो है इसके जो है 3 स्टेजेस बताए गए हैं। क्या है? 3 स्टेजेस बताए गए हैं। ठीक, 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं? नंबर एक पर आपका होता है सेंसरी मोटर, ठीक है, सेंसरी रजिस्टर होता है, आपका रजिस्टर है, सेंसरी रजिस्टर है। नंबर 2 पर आपका होता है, ठीक है, संवेदी रजिस्टर जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म, एग्जाम में यहीं से आया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और तीसरा आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं STM बोलते हैं, इसको बोलते हैं LTM बोलते हैं शॉर्ट में। याद रखना है हमको, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब अल्पकालीन जो है स्मृति होती है और दीर्घकालीन स्मृति होती है, ठीक है। मेमोरी एंड स्टोरेज हो जाएगा, मेमोरी एंड ठीक, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेदी रजिस्टर्ड होता है आपका, इसको संवेदी। शॉर्ट टर्म में लघु, ठीक है, लघुकालिक स्मृति है, ये दीर्घकालिक स्मृति और भंडारण है आपका। लिख दे, संवेदी रजिस्टर, ठीक है, इसको शॉर्ट में लघु कालिक स्मृति, इसमें है ये दीर्घकालिक, ठीक है, दीर्घकालिक स्मृति और भंडारण, ठीक है, स्मृति और भंडारण। ठीक, भंडारण हो जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया भंडार, मत एकत्रित करना, स्टोरेज में होता है एकत्रित करना, ठीक है ना। यहाँ पर ये होता है। अब देखिए एग्जाम में जो आता है इसको 1 बाय 1 इसको भी डिस्कस कर ले क्योंकि बहुत जरूरी है। नंबर एक पर हम बात करेंगे सेंसरी रजिस्टर, ठीक, सेंसरी रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नोट कर लिया, इसको अब देखते हैं, यहाँ पर इसको हम देखते हैं। सेंसरी रजिस्टर क्या होता है? ये क्या होता है? इंद्रियों से जो हम लोग का जो इंद्रियां होती है, ज्ञान इंद्रियां आपकी,
ठीक है, उनसे जो है इंद्रियों से ये इनपुट प्राप्त करता है। क्या करता है? इनपुट का मतलब होता है जो हमारे अंदर होती है उसको वो प्राप्त करता है। जो 1 सेकंड से 4 सेकंड से मतलब जो 1 से 4 सेकंड से में कम समय तक रहता है। इसका क्या है? ये जो है हमारे माइंड में 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक रहता है। ठीक, 1 से 4 सेकंड तक हमारे माइंड में रहता है और फिर जो है ये जो है गायब हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सेंसरी रजिस्टर्ड बोलते हैं। या अधिकांश जानकारी कभी-कभी अल्पकालीन स्मृति तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन सभी जानकारियां जो है जानकारी किसी न किसी स्तर पर कहीं न कहीं अवश्य काम करती है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में सेंसरी रजिस्टर में क्या होता है, हमारी जो इंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो 1 से केवल 4 सेकंड तक ही हमारे माइंड में रुकता है, उससे ज्यादा नहीं रुकता है। बस इसके बारे में इतना ही लिख लेना है आपको कि 1 से 4 सेकंड तक हमारे मस्तिष्क में इसकी जानकारी रुकती है, उसके बाद नहीं रुकती है। फिर आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर 2 पर, क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको STM बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये तो है संवेदी, जो हमारे अंदर जानकारियां होती हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जो संवेदी रजिस्टर से जो है STM में स्थानांतरित, जो संवेदी जो हमारे माइंड से जो स्प्लिट हो जाती है 1 से 4 सेकंड में जो हमारी गायब होती, वो गायब होकर जाती कहाँ है? वो गायब होकर शॉर्ट टर्म मेमोरी में आकर स्थापित हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है। कह सकते हैं सेंसरी इनपुट दैट इज इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेंसरी रजिस्टर टू द STM। मतलब यहाँ पर जो 1 से 4 सेकंड में जो भी जानकारी थी जो गायब होती है वो कहाँ पर जाती है? तो वो STM में आकर रुक जाती है। यदि ऐसी घटनाएं बार-बार अभ्यास ऐसी घटनाओं को अगर हम बार-बार अभ्यास किया जाए तो यह जो है हमारे दिमाग में 20 सेकंड या उससे अधिक समय तक रुक सकती है। यदि हम बार-बार ऐसे करेंगे तो ये 20 सेकंड या उससे अधिक समय तक रुक सकती है हमारे जो है दिमाग में। ठीक है, कह सकते हैं कि यहाँ से 7 से जो है कई बार 7 या 7 से अधिक चीजों को हम एक साथ अपने दिमाग में रख सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है ना, तो ये है इसके अंदर बस इतना ही किया गया है कि जो है यदि सामग्री को सार्थक भागों में विभाजित किया जाए तो STM क्षमता बढ़ाई जा सके। मतलब क्या कहते हैं, अगर किसी भी काम को किसी बात को अगर हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके अगर उसको याद करना चाहें, ये अल्पकालीन में हम कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक ये नहीं रुकता है। ऊपर 1 से 4 सेकंड, दूसरे शॉर्ट टर्म में 20 सेकंड तक इसकी कैपेसिटी है, 20 सेकंड तक रुकने की। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड स्टोरेज, जैसा कि नाम से ही आपको पता होगा, यह दीर्घकालिक उपयोग के लिए STM से जानकारी संग्रहित करता है। पहले तो यहाँ पे 1 से 4 सेकंड में जो जानकारी थी वो ट्रांसफर कितनी हुई? STM में हुई। अब STM में जो जानकारी थी वो किस में आ जाएगी? आपकी तीसरा कौन सा? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड स्टोरेज। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड स्टोरेज होती है, ये क्या होती है? इसमें जो है STM की जानकारी, STM से क्या होती है? STM की सारी जानकारी इसमें आ जाती है। ठीक है, यह दीर्घकालिक स्मृति होती है, यह असीमित क्षमताओं वाली होती है। इसमें सभी सामग्रियों को हम रट कर याद रखते हैं और अधिक से अधिक सीखने के लिए मजबूत हो जाते हैं। ठीक है ना, सीखने के लिए मजबूत भी हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर हम चीजों को काफी समय तक रख सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें पुरानी और नई जानकारी के बीच संबंध स्थापित करने के गहरे संबंध आते हैं इसमें। मतलब इसमें चीजों को हम समझने या तार्किक क्षमता रखने की तो जो है पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है ना, इतने पॉइंट क्लियर हुए? बताइए। अब
बात आती है कि जो है इसका प्रयोग जो है हम जो है आईसीटी में कैसे करते हैं, टेक्नोलॉजी में कैसे करते हैं। टेक्नोलॉजी में समस्या समाधान के एक्टिविटीज के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर डिस्कवरी एक्टिविटीज, संरचित खोज विधि, खोज गतिविधियों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ग्रुप लर्निंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका हम लिखवा देते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज में, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज में हम लोग प्रयोग करते हैं। एक्टिविटीज में हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे समस्या समाधान गतिविधि के बारे में। सर LTMS में जी सर LTMS में ये चीजें आएंगी? नहीं, ये अब पूरी चीजें बता रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो है इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में जो निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी या अनुदेशन प्रौद्योगिकी है, उसमें इन सब जितनी भी डेफिनेशन बताई उसका प्रयोग क्या होता है। तो उसमें कह रहे हैं समस्या समाधान क्रियाविधि के लिए, ठीक है, या गतिविधि के लिए। जब समस्या समाधान की गतिविधि का हम प्रयोग करेंगे तब हम क्या करेंगे, संरचित खोज विधि, खोज एक्टिविटीज के लिए। दूसरा है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मींस पहले से जो बनी होती है। स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डिस्कवरी, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डिस्कवरी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज इसको क्या बोलते हैं, संरचित संरचित खोज गतिविधि हो जाएगा ना, गतिविधि हो जाएगा। और इसकी बात हम करेंगे तो ग्रुप लर्निंग नंबर, ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं समूह में सीखने की गतिविधि। में सीखने की गतिविधि, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, सेल्फ डिस्कवरी लर्निंग इसमें आती है। क्या आती है, सेल्फ डिस्कवरी लर्निंग, सेल्फ डिस्कवरी लर्निंग। सेल्फ डिस्कवरी लर्निंग का मतलब स्वयं से किसी चीज को खोजने की जो क्षमता इसमें प्रदान करी जाती है, ठीक है। तो जीन पियाजे ने तमाम तरीके की चीजों को प्रयोग करके संबंध, उसके संबंधों को बताया है, ठीक है। चलिए, आशुबेल ने जो है लर्निंग थ्योरी दी थी, आशुबेल ने। तो डेविड आशुबेल जो है, आशुबेल एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विज्ञान और विज्ञान की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण दिया जो है इन्होंने दिया है, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, तो अगर हम बात करेंगे आशुबेल ने कौन सी थ्योरी दी है, तो आशुबेल ने जो है डेवलप एन इंटरेस्टिंग थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। दो लर्निंग दी है, एक दी है मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक। और नंबर 2 दूसरे इसी कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग एंड एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, एंड एडवांस ऑर्गेनाइजर, एंड एडवांस ऑर्गेनाइजर, ये है ना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मीनिंगफुल लर्निंग एंड एडवांस ऑर्गेनाइजर लर्निंग दी है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या चीजें बताई है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या बताया है।
ठीक, चलिए लिख लिया इतना आप लोगों ने। चलिए वन बाय वन अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सार्थक शिक्षण ना, सार्थक शिक्षण और अग्रिम संगठन और अग्रिम, सार्थक शिक्षण सार्थक अधिगम, सार्थक अधिगम और अग्रिम संगठन, है ना। एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है। एडवांस ऑर्गेनाइजिंग मॉडल किसने दिया है? तो एडवांस ऑर्गेनाइजिंग मॉडल जो है आशुबेल ने दिया है। मीनिंगफुल लर्निंग जो है किसने दिया है? तो आशुबेल ने दिया है। इसमें अब हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि जब कोई छात्र सीखने में सहायता के लिए जब अग्रिम आयोजन के विकास के लिए सबसे अच्छी तरह से जाता, मतलब अग्रिम मिस होता है, आगे की चीजें जो होता है, आगे की चीजें जो होती है वो अगर व्यवस्थित तरीके से है तो बालक वहां पे अच्छी तरीके से सीख लेता है। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल का मतलब होता है जिस चीज को हम सीखने जा रहे हो, जो जो वो हो, उसकी वो चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आए, या वो फुल्ली अच्छे तरीके से डिफाइन हो जाए, वही आपका क्या होता है? मीनिंगफुल लर्निंग होता है। एडवांस में क्या होता है? आगे की ओर अग्रिम। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन आगे से वो संगठित, तो संगठित का मतलब चीजें जो है एक दूसरे में आपस में जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कहता है कि यह आयोजकों का वर्णन करता है, मतलब यहाँ पर जो उसको इम्प्लीमेंट करता है ये उनके बारे में बताता है। इसमें कहता है कि नया सीखने और मौजूदा विचारों या ज्ञान के बीच एक जो है ब्रिज बनाने का काम करता है, एक पुल बनाने का काम करता है। मतलब कि नया ज्ञान है, पुराना ज्ञान है, तो मतलब नया ज्ञान है और जो प्रेजेंट का ज्ञान है, मतलब जो आप बताते हैं न्यू है और प्रेजेंट है। एक न्यू है, दूसरा प्रेजेंट है, दोनों में क्या है? दोनों में ब्रिज बनाने या पुल बनाने का काम करता है। ठीक है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन मॉडल कहता है जब कभी न्यू नॉलेज हो और प्रेजेंट नॉलेज हो, उन दोनों के बीच जो है क्या करता है? ये ऑर्गेनाइजर यहाँ पर पुल बनाने का काम करता है। कौन करता है? ऑर्गेनाइजर करता है, एडवांस ऑर्गेनाइजर करता है। ठीक है ना, यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग सीखनी है तो न्यू और प्रेजेंट होती है, इन दोनों के बीच जो है पुल बनाने, ब्रिज बनाने का जो काम करता है, न्यू आइडियाज को लेने का काम जो करता है, वो एक ऑर्गेनाइजिंग करती है। एडवांस ऑर्गेनाइजर जो अग्रिम संगठन है वो इसका प्रयोग करता है। ठीक है ना, ये क्लियर इतना? कुल मिला के हम कह सकते हैं हाँ, अनुदेशनात्मक तंत्र होता है, इंस्ट्रक्शनल मशीन होती है, ठीक है, वही जो है इसका प्रयोग करता है आपका। ठीक, अब इसमें क्या होता है? आशुबेल ने क्या बताया? आशुबेल ने बताया कि यह जो है सबसे पहले स्थायी जो है विचार है, जिसे भले ही इसे लागू करना बहुत मुश्किल हो, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या कहा? इन्होंने कहा कि सीखने की कोशिश, इसमें जो है किसी भी चीज को सीखने की कोशिश करने से पहले उस पर विचार करना, उस पर मूर्त धारणाएं बनाना कि क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं सही है। किसी भी चीज को आप सीखने जाओगे तो सीखने से पहले वो चीजें आपको सतर्क करेगा कि आप क्या मीनिंगफुल चीजें जो आपको चाहिए, क्या वो चीजें आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। आपके माइंड में वो बिग पिक्चर बना देता है। कहते हैं कि कोई भी विवरण, कोई भी समझ से पहले हम बड़ी तस्वीर को समझने की आवश्यकता अनुभव, मतलब कहते हैं किसी भी चीज को आप जानने के लिए जाते हैं, उससे पहले अपने माइंड में एक बिग पिक्चर बनाकर जाइए। ठीक, बिग पिक्चर, एक बड़ी तस्वीर आपको बनाकर जाना चाहिए। कब? जब कभी आप न्यू नॉलेज गेन करने जाते हैं तब। ठीक है, इससे क्या होगा? आप अग्रिम आयोजक को जो है अग्रिम आयोजक जो है वो आशुबेल की धारणा के रूप में यही इन्होंने बताया कि किसी भी नए चीज को आप सीखने जाओ तो उसे एक कुशल तरीके से कैसे सीखा जाए या एक अच्छे तरीके से कैसे प्रदान किया जाए, उसके लिए वो पहले से चीजों को बनाने की प्रयास करते हैं, पहले से चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। क्लियर है पॉइंट जी सर। ना?
इसमें आप समझ में आ रहा होगा कि आशुबेल ने अपने सिद्धांत में कहा कि जब कभी हम कोई भी चीज सीखने जाएं तो उससे पहले हमें उस चीज को सीखने से पहले हमें क्या है, एक बिग पिक्चर अपने माइंड में बना लेना है, उसके बाद हमें चीजों को जानने के लिए जाना होगा। ठीक है ना। इसमें जो है ऑर्गेनाइजर की जो है कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजर की बात करते हैं, तुलना करते हैं, तो कहते हैं कि अवधारणाओं को हम कैसे याद करते हैं और उन्हें कैसे गायब होने से बचा सकते हैं, इसके लिए उच्च स्तरीय जो है विचारों को खोजे जाए। तो यही इनका जो है मेन ऑर्गेनाइजिंग मॉडल के बारे में ये बताते हैं। ठीक है ना। इन्होंने इसके बारे में ही क्या सर? पूरा का पूरा बताया है आपका। क्या सर, समझे नहीं। हाँ, इसमें आशुबेल ने जो अपने सिद्धांत में क्या बताया है, हाँ, इसमें कोई भी चीज है इन्होंने बताया कि सबसे पहले जब इसके जो है इम्प्लीकेशन, जब इसमें जो इम्प्लीकेशन करते हैं कि आईसीटी में कैसे इसका प्रयोग करते हैं, तो इन्होंने कुछ चीजें बताई है। सबसे पहले नंबर 1 पर बताया है द कंपैरेटिव, लिखेंगे द कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर। सर लागू करने पे? हाँ, इम्प्लीमेंट मतलब इसमें टेक्नोलॉजी में कैसे इसको लागू करते हैं ना, टेक्नोलॉजी में लागू करने के लिए बताया कि द कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर, द कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर की बात करते हैं, तुलनात्मक आयोजक की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, तुलनात्मक। एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि तुलनात्मक कॉम्परेटिव ऑर्गेनाइजर जो है किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे तुलनात्मक जो है आयोजक जो है आशुबेल से संबंधित है या किस सिद्धांत से, एडवांस। और यहाँ पर आपको कहते हैं कि आपका आएगा द कॉम्परेटिव ऑर्गेनाइजर। तो इसके वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम अवधारणाओं को किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कैसे याद करें, उन्हें गायब होने से कैसे बचाएं, तो यहाँ पर इन सब चीजों को खोजे जाने की बात होती है कि अवधारणाओं को कैसे याद किया जाए। लिखेंगे अवधारणाओं को कैसे, या कंसेप्ट को कैसे याद रखा जाए, इसकी खोज करते हैं। ये ठीक है, इसकी खोज करते हैं। आशुबेल ने क्या बताया, आशुबेल ने तुलनात्मक आयोजक को जो है विचारों की विसंगति को बढ़ाने के तरीके के रूप में प्रस्तावित किया। मतलब कि किसी को अन्य निकटता से संबंधित लोगों को एक अवधारणा को भेदभाव करने की अनुमति देना, मतलब भेदभाव करने की अनुमति देने का मतलब है कि क्लोजली दो कॉन्सेप्ट आपके, इसमें कहा कि दो कॉन्सेप्ट आपके सामने हो, उन कॉन्सेप्ट को दोनों को तुलना करो, उनके अंदर क्या कमियां है क्या अंतर है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, विभेद करने की, मतलब कह सकते हैं इसमें क्या है, दो चीजों को, ठीक है, दो चीजों में क्या करना है, विभेदन करने में या दोनों में अंतर करने के चीजें में इन्होंने बताया है कि इन्होंने बताया दो संप्रत्यय या दो अवधारणाओं, लिखेंगे दो कंसेप्ट में अंतर करने को बताया है। ठीक है, इन्होंने क्या कि दो कंसेप्ट आपके सामने हो, किसी एक कंसेप्ट को आपको वैसे का वैसा ही नहीं मान लेना है, बल्कि दोनों कंसेप्ट में क्या अच्छाइयां हैं क्या कमियां हैं, इन सबको जानने के बारे में ये बताते हैं आपका। ठीक है ना कि क्या उनमें अंतर है, क्या उनमें असमानता है, क्या उनमें असमानता है। तो आप कह सकते हैं द कॉम्परेटिव ऑर्गेनाइजिंग में, द कॉम्परेटिव ऑर्गेनाइजर में बोला इन्होंने, जब कभी आपके सामने दो प्रकार के कंसेप्ट हो, दो प्रकार के संप्रत्यय हो, तो उनकी आपस में तुलना करिए,
क्या उसमें सही है, क्या उसमें गलत है, उसको जो है करने की बात बोल रही है। पहला पॉइंट क्या बोला है कि कंसेप्ट, सबसे पहले इन्होंने बोला कि कंसेप्ट की खोज करो भाई, पहले अवधारणाओं की खोज करो। जब अवधारणाओं की खोज करेंगे तो आपको कई ढेर सारी अवधारणाएं मिलेंगी, कई ढेर सारी कंसेप्ट मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि उन कंसेप्ट की आपस में कंपेयर करो, तुलना करो कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आए उसी को आपको मानना है। ठीक है ना, यही है इन्होंने बताया है। क्लियर इतना पॉइंट? जी सर। नेक्स्ट पॉइंट बताया प्रोग्रेसिव डिफरेंस, इसको भी नोट करेंगे, इसको डिफरेंस आपका डिफरेंशिएशन, ठीक, प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं प्रगतिशील भेदभाव, प्रगतिशील प्रगतिशील भेदभाव होता है आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है, चलो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया कि अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑशुबेल की बात करेंगे, इन्होंने बोला कि प्रगतिशील भेदभाव का उद्देश्य एक रिंग विचारों की स्थिरता और स्पष्टता को बढ़ाना है। कहते हैं ऑशुबेल, द पर्पस ऑफ progressive differentiation is to increase the stability and clarity of anchoring ideas। ना, क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला है कि इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग द, या इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज लिख देते ना, स्पेलिंग सही से मिस्टेक हो जाएगी। इंक्रीज द स्टेबिलिटी, increase the stability and clarity ना, clarity of anchoring, ठीक है, anchoring ideas, आइडियाज होता है। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि इनका उद्देश्य है एंकरिंग विचारों की स्थिरता, एंकरिंग विचारों की स्थिरता, ठीक है, स्थिरता और स्पष्टता, स्पष्टता को बढ़ाना, है। ठीक है ना, ये है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहता है कि मूल विचार यह है कि इसके अंदर उन्होंने कहा कि यदि आप सभी विषय ए को पढ़ाने के बजाय तीन संबंधित विषयों ए, बी और सी को पढ़ा रहे हैं, तो बी आदि पर जा रहे हैं, तो आप एक सर्पिल दृष्टिकोण लेंगे। मतलब क्या है कि स्पाइरल अप्रोच, यहाँ पर स्पाइरल अप्रोच की बात कर रहे हैं। अभी बताते हैं क्या है। ठीक, स्पाइरल अप्रोच की बात ये बताते हैं। ठीक है, लिख लिया इतना, अब समझाए इसको। चलिए, इसमें क्या होता है इसको आप समझे। जी सर। हाँ, इसको आप समझे। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि ये जो प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन होता है, प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन में कहते हैं प्रगतिशील। इसमें बोला है कि एंकरिंग विचार, है ना, एंकरिंग थॉट्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड क्लियरिटी ऑफ एंकरिंग आइडियाज। एंकरिंग आइडियाज का मतलब होता है जो है एक ऐसा विचार जो सभी को ध्यान में केंद्रित, जो सभी को बढ़ाने, सब चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। कहता है कि जब कभी आप किसी
किसी एक विषय को पढ़ाने जा रहे हैं तो वो कहता है किसी एक विषय को आप तो एक ही भाग में ना पढ़ाएं बल्कि उसको 3 भागों में 3 खंडों में डिवाइड कर दें और उसको जो है स्पाइरल अप्रोच में पढ़ाएं। स्पाइरल अप्रोच का मतलब हो गया कि अलग-अलग खंडों में डिवाइड करके जब उसको आप पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद अलग-अलग करने के बाद उसमें अलग-अलग पॉइंट उनके बताएंगे तो ऐसे क्या करेगा कि बालक जो है वहां पर अच्छे तरीके से किसी भी विचार को सीख पाएगा और एक क्रम के आधार पर सीख पाएगा। अब आप पूरा लेसन एक साथ पढ़ा देंगे तो पूरा लेसन एक साथ तो पढ़ लेगा लेकिन उसको क्रम नहीं लगाना आएगा कि किस क्रम पे किसको रखा जाए। तो हम किसी भी लेसन को जब पढ़ाएं तो उसका एक जो है क्रम डिसाइड कर लें, एक सीरीज डिसाइड कर लें और उसी सीरीज के अकॉर्डिंग हम टॉपिक को पढ़ाएं। इससे क्या होगा, इससे बालक को आसानी से चीजें समझ में आएंगी और टॉपिक उसको क्लियर हो जाएगा। यही इन्होंने बोला है यहाँ पर, यह बोला ना स्टेबिलिटी, कि यहाँ पर स्टेबिलिटी उसके अंदर फिर स्थिरता भी आएगी और उसके अंदर स्पष्टता भी आ जाएगी आपकी। ठीक, स्पाइरल अप्रोच उसमें इन्होंने यही लगाने का प्रयास किया है स्पाइरल अप्रोच का कि एक चीज जो है दूसरे चीज से बंधी रहे, कहीं पर कटे ना। इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीरीज या पद क्रम पे हायरार्किकल अप्रोच, हाईएस्ट टू लोएस्ट या हायरार्किकल अप्रोच की बात करते हैं। ठीक, हायरार्किकल अप्रोच की, हायरार्किकल अप्रोच या पदानुक्रमिक की बात ही करते हैं। ठीक, पदानुक्रमिक की ये बात करते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर है आपका, बताइए इतना क्लियर है। प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन में क्या होगा आपका, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका आता है इसमें एडवांस ऑर्गेनाइजर आता है। क्या आता है, एडवांस ऑर्गेनाइजर आता है। इसके बाद इसको एडवांस ऑर्गेनाइजर नंबर 3 पर जो हम लोग बात करेंगे, इसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो है एक्सपोजिटरी आयोजक जो नए ज्ञान का विवरण प्रदान करता है। ये क्या करता है, हमें न्यू नॉलेज को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है, ये न्यू नॉलेज को डिस्क्राइब करता है ना। न्यू नॉलेज को डिस्क्राइब करता है मतलब न्यू नॉलेज के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। डिस्क्रिप्शन ठीक, मतलब नए ज्ञान का विवरण। ठीक, नए ज्ञान का विवरण यहाँ पर ये प्रदान करता है। ये कैसे, ये आपका नरेटिव स्टाइल में होता है, ठीक है ना। लिखिएगा, नरेटिव फॉर्म में होता है आपका, ठीक है। नरेटिव ऑर्गेनाइजर बोल सकते हैं। नरेटिव ऑर्गेनाइजर होता है, कथा आयोजक होता है जिसमें क्या बोलते हैं, कथा आयोजक, कथा या कहानी आयोजक। इसमें पूरी कहानी या पूरी कथा, मतलब कोई भी चीज होगी वह तो एक कहानी के रूप में होगी या तो एक वो कथा के रूप में होगी आपकी, जो हम लोग सुनते हैं ना। यहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर भी इसमें कहते हैं, ग्राफिक आयोजन जिसमें चित्र, इसी के तहत आपका ग्राफिक भी आता है। आपका नरेटिव ऑर्गेनाइजर आ गया, फिर ग्राफिक आएगा, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। इसमें क्या होगा, चित्रों के माध्यम से किसी चीज को बताने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें कथा के रूप में किसी चीज को बताने का काम करते हैं, ठीक है ना। जी सर। ठीक, तो ये इसके अंतर्गत आपके इतनी चीजें आपकी आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन सबके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले ली है। आपका क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। तो यही इनका जो है एडवांस ऑर्गेनाइजिंग मॉडल है आशुबेल का, ठीक है। इतनी ही इसके अंतर्गत चीजें आती हैं। चलिए, आपकी क्लास आज यहीं तक रहेगी, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय।